मई को बुनियाद बना के एक पावर पॉलिटिक्स खेली गई, पीटीआई को डिसबैंड करने की कोशिश की गई। नहीं, इसके बेनिफिशियरी तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट थी और इस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, जिसके अंदर पीएमएलएन सर फहरिस्त है। आपको पता है पीएमएलएन ने पहले भी ये गुल्लू भट्ट वाला इंसिडेंट तो खुद ही कराया था। तो ये इसका सारा इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का लाडला नवाज शरीफ और उसकी पार्टी किसी भी सियासी शख्सियत के साथ इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा देर एक पेज पे नहीं रह सकी और ना रह सकती है। हाँ, नवाज शरीफ साहब का ये है, एक फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को ये है कि जब बुरा वक्त आता है तो वो नवाज शरीफ साहब इनके पैरों में पड़ जाते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो कभी कभी गिरेबान से पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम पैरों में ही रहते हैं। बहरहाल खान साहब की बड़ी सख्त हिदायत है मुझे और चंद और लोगों को कि आपने पीछे से बैठ के पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है और पार्टी के सारे मामलात को आपने मैनेज करना है, और अभी आपने गिरफ्तार नहीं होना। जिस दिन भी खान साहब का पैगाम आया कि भाई अब आप निकल के अपनी गिरफ्तारी रिस्क कर सकते हैं, तो यकीन माने कि हम 24 घंटे भी इंतजार नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। एक्टिंग प्रेसिडेंट पंजाब हमाद अजहर साहब रूपोश हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? एक लंबे टाइम से रूपोश हैं, लेकिन स्मार्टनेस आपकी माशाल्लाह बरकरार है उसी तरह। कोशिश करता हूँ मैं कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकूं, पहले जैसे तो नहीं है, जी, लेकिन जितनी हो सके इंडोर्स उतनी मैं कर लेता हूँ। हमाद अजहर साहब, आपके पास भी मुख्तसर टाइम है, लिहाजा आप पहले सब सर जानने की कोशिश करते हैं 9 मई वाले दिन क्या कुछ हुआ, और उसके बाद आप गायब हो गए, मंजर से गायब है, रूपोश हैं, जाहिर आप सामने नहीं आ सकते, आपके वालिद ने इंतखाबात लड़े हैं। 9 मई, हाउ बिग ट्रेजेडी दैट वाज। देखिए 9 मई को मैं तो खैर उस दिन लाहौर में नहीं था। मैं आगे गखड़ मंडी है एक, गुजरांवाला आगे, वहाँ पे मीटिंग के लिए मैं गया हुआ था। तो 9 मई को हमारा एहतजाज था, और एहतजाज के अंदर कुछ ऐसे लोग घुसे जो इंतशार जो फैलाना चाहते थे, जिनका पहले से इंतशार का शायद एजेंडा था। और हमारा जो क्राउड था, हमारे जो लीडर्स थे, वो लोगों को किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से बार बार रोकते रहे। लेकिन जिन लोगों का वो एजेंडा था, या कुछ लोग थे जो आउट ऑफ कंट्रोल थे, चंद लोग थे, वो मेरे ख्याल है हार्डली पूरे क्राउड में 2 या 3% भी नहीं होंगे, उन्होंने वो काम किया, और हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन फिर 9 मई की आड़ में जो कुछ हुआ, हमारे 25 लोगों को शहीद किया गया, हमारे 9 मई को बुनियाद बना के एक पावर पॉलिटिक्स खेली गई, पीटीआई को डिसबैंड करने की कोशिश की गई, हमारा हमारा मीडिया पर सेंसरशिप हुई, हमारे लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया। तो 9 मई को तो जो हुआ वो हुआ, और हम उसे कंडेम करते हैं। जिन लोगों ने भी वो किया उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन 9 मई के बाद जो जराइम हुए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। नो जो डाउट। ये किडनैपिंग, जो अगवा, जो तशद्दुद, जो हजारों की तोड़ फोड़ हुई, जो 9 मई को बुनियाद बना के राजनीति का खेल खेला गया, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी, वो तो बहुत बड़ा जुर्म था। सर, ये 9 मई वाले दिन जो शरपसंद शामिल हुए, जाहिर इमरान खान सारी सूरत को समझते हैं, आप सब अंडरस्टैंड करते थे। आप लोगों को भनक नहीं थी कि खुदा न खास्ता इमरान खान को इस तरह से पकड़ना एक प्लॉट हो सकता है, और उसके बाद ये सारे मामला, कोई पहले कोई आइडिया था इस बारे में आप लोगों को? नहीं, हमारा तो नहीं था कोई आइडिया बिल्कुल भी कि कोई ऐसा हमारे अंदर लोगों को घुसाया जाए, ऐसा कोई वाकया आएगा। आपको हमारी तो जहद जो है वो शुरू से पुरअमन है। अभी भी आप देख लें कि इतने सारे प्रेशर के बावजूद, जहाँ पे कितना हमारे साथ ज्यादती की गई, हमारे लोगों के साथ जो ज्यादती की गई, हमारे घरों में जो घुस के किया गया, हमारे इलेक्शन को जो पूरे मैंडेट को चोरी किया गया, हम फिर भी पुरअमन है। तो अगर हम अभी पुरअमन है तो हम वक्त पुरअमन रहने में क्या तकलीफ होनी थी? तो ये तो सारा एक प्रोपोगंडा था। बिल्कुल हमें बिनक नहीं थी। अब हम बहुत इस चीज़ की एहतियात करते हैं कि हम स्पेशली अपने वर्कर्स को हर एहतजाज से पहले कहते हैं कि अगर कोई ऐसा गुल्लू भट्ट किस्म का कैरेक्टर आपको नजर आए कि जो सादा लिबास में नकाब पहन के और पूरा डंडों के साथ और जॉगर पहन के पहले से तैयारी करके नजर आए आपको, तो उस पर नजर रखें, और अगर खुदा ना खास्ता वो कोई ऐसी हरकत करे, उसको फौरन फिजिकली रोकें, उसका नकाब उतारें, उसकी शनाख्त करें, उसकी वीडियो बनाएं और उसे पुलिस के हवाले करें। तो हमारी तो सारी जद्दोजहद ही पुरअमन है, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा नुकसान भी पीटीआई को पहुंचाया गया 9 मई के बाद। तो हम क्यों ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे हमें ही नुकसान पहुंचे? इसका बेनिफिशियरी कौन था? इस सारे ये जो सब कुछ हुआ, इसका बेनिफिशियरी लार्जली पॉलिटिकल पार्टीज थी या बाकी स्टेक होल्डर्स थे?
नहीं, इसके बेनिफिशियरी तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट थी और इस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, जिसके अंदर पीएमएलएन सर फहरिस्त है। आपको पता है पीएमएलएन ने पहले भी ये गुल्लू भट्ट वाला इंसिडेंट तो खुद ही कराया था। तो ये इसका सारा इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का लाडला नवाज शरीफ और उसकी पार्टी, वो उसके बेनिफिशियरी उन्होंने बनने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने उनका प्लान जो है वो बिल्कुल कर दिया। आपने देखा कि ये जो अवाम जिस तरह लिए 8 फरवरी को, ये नून लीग तो अब नफरत की अलामत बन चुकी है, और ये मजीद बनेगी। आप देखिएगा, ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मजीद नफरत की अलामत बनती जाएगी। हमाद अजहर साहब, आप इमरान खान साहब के बड़ी क्लोज रहे हैं, आप सारे मामला को जानते हैं। सिर्फ ये बता दें बराए मेहरबानी कि खान की जितनी तकरीरें, जो कुछ हमने देखा सुना इंटरव्यूज में, इमरान खान एक बात करते रहे कि मैं और बाजवा साहब एक पेज के ऊपर मौजूद है, यानी मैं और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर मौजूद है। व्हाट वेंट रॉन्ग? कौन सा वो ऐसा नुकता था, पॉइंट था कि जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जनाब खान नहीं रहेगा? असल में एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा देर किसी के साथ भी एक पेज पे नहीं रह सकती, मेरा तो ये ख्याल है। क्योंकि कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी चीज़ पे अगर आ जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है कि उन्हीं का व्यू प्रिवेल करे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हो, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर हो, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हो। फिर एक आजकल एक और बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आई हुई है कि एक्सटेंशन लेने का सबको शौक चढ़ गया है। तो पूरी जो आपकी सियासत की जो अलाइनमेंट है ना, उसको इंजीनियर करने के लिए कोशिश की जाती है, उसको ऐसे स्टैक करने के लिए कोशिश की जाती है कि वो एक्सटेंशन वो मिल सके। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इससे एक शख्स के लिए पूरा का पूरा सियासी मंजर और पूरा मुल्क केओस और अनार्की की तरफ चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हमेशा जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी, क्योंकि नॉन कंसल्टेटिव बॉडी है, सिर्फ 2 4 5 लोग ही होते हैं जिस कहते हैं, अनअकाउंटेबल होते हैं वो कोई इनकी कंसल्टेशन भी नहीं होती, तो आपस में भी और लोगों से भी या आवाम से भी इनको आवाम के मूड का भी इल्म नहीं होता अमूमन, तो इसलिए गलती भी ये कर देते हैं। इसलिए ये अगर आप नोट करें, पाकिस्तान में किसी भी सियासी शख्सियत के साथ इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा देर एक पेज पे नहीं रह सकी और ना रह सकती है। हाँ, नवाज शरीफ साहब का ये है, एक फायदा इस्टेब्लिशमेंट को ये है कि जब बुरा वक्त आता है तो वो नवाज शरीफ साहब इनके पैरों में पड़ जाते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो कभी कभी गिरेबान से पकड़ लेते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा टाइम पैरों में ही रहते हैं। तो इसलिए उनको बार बार प्रेफर किया जाता है। लेकिन बाकी लोग तो मेरा ख्याल है जो एक दफा इस साइकिल से गुजर जाएं वो फिर दोबारा वापस नहीं आते इस तरफ। इस दफा का जो मंजरनामा बन रहा है, इसमें भी बाजगश्त है एक्सटेंशन के हवाले से, लेकिन ये एक्सटेंशन बताया जा रहा है कि किसी जज की एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब आइन को अगर तरमीम इन्होंने करनी है तो वो तो बड़ा मुश्किल है मेरा ख्याल है इस मौजूदा सूरत हाल में, और मेरा ख्याल है उस टाइम तक शायद गवर्नमेंट भी ये सरवाइव तो नहीं कर सकेगी। लोग सड़कों पे निकल आए हैं, पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में रिगिंग का शोर मचा हुआ है। और जो इन्होंने टीम्स हैं इनके पास, क्योंकि अब ये नून लीग के पास तो टीम ही कोई नहीं है, और इनके एलाइज भी हुकूमत में बनने के लिए कोई ज्यादा शौकीन नहीं है, और कॉम्पिटेंस तो आपने दिल्ली पीडीएम की 2 माह में कितनी 2 साल जो इन्होंने हुकूमत की है, तो आई डोंट थिंक कि ये उस टाइम तक सरवाइव कर सकेंगे। सर ये बताएं कि दैट स्पेशल मीटिंग जहां पर अचानक से आईएमएफ की गाड़ियां दौड़ती हुई बने जमान पार्क में जाती हैं, खान से जाकर मुलाकात करती हैं। आईएमएफ को लेटर भी आपने लिखा है, लेकिन उस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीजें आईएमएफ को याद दहानी करवाई गई है। सर वो मीटिंग कैसी थी? आईएमएफ क्या कोई श्योरिटीज, कोई गारंटीज लेकर आया था खान के पास कि जनाब फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे, लिहाजा डोंट वरी? नहीं, आईएमएफ को हमसे अश्योरेंस चाहिए थी कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। जो एक स्टैंड बाय फैसिलिटी थी, जो कि एक ब्रिज फैसिलिटी थी, जो सिर्फ इलेक्शंस तक के लिए दी गई थी, क्योंकि उस वक्त तक किसी भी पार्टी के पास मैंडेट नहीं था, तो इनको सारी पार्टियों से मैंडेट लेना था। ये इनके जो आप समझ लें कि जो प्रोसीजर है, जो इनके अपने रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं आईएमएफ की वर्किंग्स को, उसके अंदर ये दर्ज है। तो इनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तरफ से ये बहुत सख्त शराइत थी, और हमने उस वक्त आईएमएफ को इस चीज़ की एश्योरेंस दी कि हम इलेक्शंस तक, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तक जिसका जिक्र किया गया था, हम ये देते हैं कि आप उतनी देर के लिए एक ब्रिज फैसिलिटी ले लें। लेकिन ब्रिज फैसिलिटी लेने के बाद जो अगला प्रोग्राम आएगा, नेगोशिएट होगा, वो वही हुकूमत नेगोशिएट कर सकती है जिसके पास अवाम की सपोर्ट और अवाम का मैंडेट हो, और इस पे आईएमएफ ने एग्री किया था। मुजामिल असलम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आईएमएफ ने कहा कि जनाब फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे। इमरान खान ने पूछा, कहा कि क्या गारंटी है आपके पास कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे? तो उन्होंने कहा जी गारंटी हम आपको देते हैं, और जाहिर है गारंटी जो देने वाले हैं उनसे जाहिर है कहीं ना कहीं पे उन्होंने ब्रीफिंग ली होगी, उसके बाद कहा होगा।
जाहिर है उनका भी यही ख्याल था आईएमएफ का कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, और सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका खुद कह रहा है, यूरोपियन यूनियन खुद कह रही है, यूके से बयान आ गया कि बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हुई हैं। इरेगुलरिटीज क्या हुई हैं, ये तो मतलब आधी जो इस वक्त 40 to 50% आपकी पार्लियामेंट बैठी हुई है, वो तो इलेक्ट ही नहीं हुई, वो तो फॉर्म 47 की जालसाजी पर मुंतखब है। इससे भोंडा इलेक्शन तो कोई मेरे ख्याल है दुनिया में नहीं हुआ होगा, किसी बनाना रिपब्लिक में नहीं हुआ होगा। तो ये प्रॉब्लम तो है, ये आपके इंटरनेशनल जो साथी हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए ये प्रॉब्लम तो है कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। वो एक धांधली की और फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए आप जो हमसे डील करते हैं ममालिक, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम बन चुका है। और आप समझते हैं कि आईएमएफ एक मल्टीलैटरल इदारा, एक बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का ज़ाहिर एक चेहरा भी है, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और ये मल्टीलैटरल इदारे भी क्वेश्चन इनके ऊपर उठ गया है, खान ने जो खत लिखा है? देखिए, आप देखते हैं कि क्या उनका रद्द-ए-अमल आता है आईएमएफ का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो 8 और 9 फरवरी और 10 फरवरी को अपना रद्द-ए-अमल दिया ही था कि हम्म। ये इलेक्शंस जो थे उनके मुताबिक साफ और शफाफ नहीं थे। तो अब देखते हैं कि इस लेटर का क्या रद्द-ए-अमल आता है। जियो पॉलिटिक्स जो है वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में अमरीत का साथ भी दिया, ज़्यादातर अमरीत का साथ दिया। जी। पाकिस्तान में अथॉरिटेरियनिज्म को मजबूत करने में भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको पता है अयूब का दौर, जनरल ज़िया का दौर, जनरल मुशर्रफ का दौर, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बेल आउट किया था, क्योंकि कोई ना कोई इर्द गिर्द जंग हो रही होती थी या किसी न किसी मौके पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सपोर्ट चाहिए थी। तो एक ऐसा लीडर जिसके पास अपने कौम की सपोर्ट हासिल नहीं है, जो अनइलेक्टेड है, वो फिर फॉरेन पॉलिसी पे सौदेबाजी करके वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसीलिए ऐसे लोगों को पसंद करती है कि जिनको इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता कि उन्होंने अवाम से सपोर्ट लेनी है या नहीं लेनी, बल्कि वो कमज़ोर, वो डेस्परेट होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने के लिए। तो वो अमूमन अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी पर समझौता कर जाते हैं, अपनी आवाम की कीमत अदा करके। तो अब देखते हैं बहरहाल कि इस मरतबा ये 2024 है, कुछ मामलात आगे जा चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी अब इन चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखती है, जमहूरियत पर और इंसानी हकूक पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर और इन सब चीज़ों पर। तो अब देखते हैं इनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। इनका कोई रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर ही हम उस पे बात कर सकते हैं। ये जो खत लिखा गया है, इसमें आपकी मुशावरत शामिल थी? नहीं, ये क्योंकि मैं तो इस वक़्त इमरान खान साहब से बराह रास्त राब्ते में नहीं हूँ। तो ये ख़त मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा है। इस मर्तबा मेरा इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटर पार्टी इलेक्शंस में, अपने इलेक्शंस में मसरूफ़ थे। तो आई थिंक कि ये डायरेक्टली ही जो लोग इनसे मिलते थे, जेल में जाके उन्हीं से कम्युनिकेशंस हुई हैं खान साहब की। अच्छा सर, आपकी क्या इतलात है? ये वो असल खत है और सिर्फ यही एक खत है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आईएमएफ को भेजा गया है? ये मेरे इल्म में नहीं है। ये आई एम सॉरी, ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इस वक़्त तवज्जो पार्टी के तंज़ीमी अमूर और इलेक्शंस और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग पे रही है। तो ये जो आईएमएफ वाला इशू था, इस दफ़ा इसको मैंने डील नहीं किया। ये इस पे बेहतर आपको रऊफ़ हसन साहब या दूसरे लोग जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, या जो खान साहब के साथ इस इशू के ऊपर डायरेक्टली कम्युनिकेशंस में थे, ये वो आपको बेहतर बता सकेंगे। सर, पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बातचीत करें, खासतौर पर पंजाब के जहां पर आपकी नजर है। सर, ये जो वसीम कादिर लोटा बना है, ये इसे टिकट किसने दिया था और क्या ये पहले पता नहीं था कि ये बंदा लोटा बनेगा? नहीं, सी कादर साहब को जो टिकट दिया था, जाहिर है कि उसके अंदर हम लोगों ने, वैसे पंजाब की तंजीम ने तो उनको अपोज किया था, उनके टिकट को। मैंने खुद जाती तौर पर भी अपोज किया था। जो इनके नीचे एक एमपीए लड़े थे हमारे, मियां अवैस अंजम साहब, जो एक्चुअली 1100 के करीब वोटों से ख्वाजा सलमान रफी को हरा चुके हैं, लेकिन उनको कोई 2200 या 2500 वोटों से फॉर्म 47 के जरिए हराया गया। मेरी राय ये थी कि इनको एनए के ऊपर होना चाहिए, और मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन जो यही गई थी। लेकिन जो लिस्टें हमें वापस मिली इमरान खान साहब से, उस पे जो खैर कहा गया कि इमरान खान साहब से मिली थी लिस्टें, लेकिन उसके अंदर जो नाम था वो टॉप पे फिर वसीम कादर साहब का आ चुका था। और हमें यही कहा गया था कि आप, क्योंकि हमें उन लिस्टों पे फिर हमने कुछ चेंजेस करके दोबारा खान साहब को भेजे, वो वापस आई, तो हमने कुछ 40-50 नाम उस लिस्ट में चेंज किए थे, इनका नाम नहीं चाहिए था हमने।
लेकिन ये हमारी लिस्ट में नहीं थे, जो हम तंजीम की तरफ से लिस्ट गई थी। बल्कि जब पहली इनिशियल लिस्ट गई थी तो पहले 4 नामों में भी ये नहीं थे इस हल्के में। इन्होंने पहले शादरे से अप्लाई किया हुआ था, जो हल्का एंड जहाँ से इजाज बुटर साहब इलेक्शन लड़े थे, पर वहां पे हमने इनको अपनी नंबर 1 चॉइस नहीं रखा था, और इस हल्के में भी नंबर 1 चॉइस नहीं रखा था। तो अब ये खान साहब बाहर निकलेंगे तो उनसे अब वो ज्यादा बताएंगे बेहतर कि जो लिस्टें पर हमें वापस आई कि उसके ऊपर उनका नाम क्यों वसीम कादिर साहब का ऊपर था, किसी ने गलत बयानी की, खान साहब का नाम लिया, या किसी की। बहरहाल हमारी तरफ से तो किसी भी जो भी रिकमेंडेशन खान को आज तक गई है उसमें इनका नाम नहीं था। ये वसीम कादिर का नाम दिया किसने था बुनियादी तौर पर? कौन था जो इसके लिए एडवोकेट कर रहा था या लॉबी कर रहा था? कि ये मेरे इल्म में नहीं है, मुझे तो वैर किसी ने नहीं कहा था इनके नाम के लिए। और वसीम कादिर साहब के इनका नाम, ये पार्टी में कुछ अर्सा पहले आए थे, इनका नाम कभी किसी हल्के में फ्लोट किया जाता था एज अ सेकंड या थर्ड, नॉट एज फर्स्ट चॉइस, और कभी किसी हल्के में किया जाता था। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमारी जो लिस्ट थी किसी भी उनका नाम नहीं था। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर हमारे 115 या 100 के करीब हमारे रुकन जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक ही बंदा है जो जिसने डिफेक्ट किया है, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि इनकी कोशिश तो ये थी, और मैं जानता भी हूँ कि ये लोगों को अप्रोचते रहे पैसों की ऑफर्स के साथ, वजारतों की ऑफर्स के साथ, और पता नहीं क्या क्या, और धमकियों के साथ भी कुछ कुछ केसेस में। लेकिन हमारे कोई लोग नहीं टूटा, सिर्फ ये एक टूटा है। और मेरा ख्याल है कि इनकी शायद पहले से अरेंजमेंट हो इनकी, ये भी मुझे मुमकिन है, क्योंकि इनका फॉर्म 47 अगर नहीं बदला गया तो शायद और इनका फर्क भी कम था, कोई ये नहीं कोई 30-40 हज़ार का फर्क था, 5-6 या 7 हज़ार का फर्क था। तो शायद इनकी पहले से अरेंजमेंट हो नून लीग के साथ, ये भी मुमकिन है। इन्हें सेक्रेटरी किसने बनाया था सर लाहौर चैप्टर का? ये मेरे इल्म में नहीं है जी, क्योंकि जिस वक्त ये सेक्रेटरी बने थे तो मैं नहीं था उस वक्त, मैं बाद में बना था पंजाब का जनरल सेक्रेटरी। मुझे तो बाद में बनाया गया था डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ। इसका मतलब है सर बड़ी कोई जबरदस्त शख्सियत है जिन्हें जो सबको डॉज करते हुए यहाँ तक पहुंच गए, बाद में पैसे भी ले लिए, धमकियां भी देते रहे, पार्टी के अंदर भी बंदूक को तोड़ते रहे और अपना माल पानी भी बना गए। देखिए ये तो अब जरा मामलात बाद में हम देखेंगे, इस पर जरूर इंक्वायरी हम करेंगे जी। कि ये मामला कैसे हुआ। लेकिन ये मुमकिन है कि पहले ये नेक नीयत से ही पार्टी में आए हों, बाद में ये मैनेज हो गए हों, पैसों की लालच में आ गए हों, ये भी मुमकिन है। अब ये भी मुमकिन है कि जिस शख्स ने इन्हें रिकमेंड किया हो, जरूरी नहीं कि उसके में मैलिस हो, क्योंकि कोई किसी के पेट में तो घुस के देख नहीं सकता। आप देखें ना कि सिर्फ पंजाब अकेले में 400 टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सूबाई और एनए के हलकों के मिला के 400 हल्के बनते हैं, जी। 400 से भी शायद ज्यादा। और अगर आप रिजर्व सीटें शामिल कर लें तो हर एक का तो कोई भी यह जाहिर नहीं कर सकता ना। मतलब कभी कभी खान साहब भी, जिन लोगों को खान साहब ने टिकट दिए, उनमें से भी कुछ लोटे हो गए थे जब खान साहब वजीर आजम थे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं ये कहूँ कि जी जिस शख्स ने भी इसको नॉमिनेट किया था वो बदनीयती की बुनियाद पे था, हो सकता है उससे जेन्युइनली एक एरर ऑफ जजमेंट हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों का भी हमें मार्जिन देना चाहिए। सर अब आखिरी कमेंट कीजिएगा। रूपोशी, एक लंबा टाइम हो गया आपको, लंबे टाइम से आप गायब हैं, आपको खुद भी अपने लिए कोई थ्रेट महसूस होती है? और जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं, अब जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसी जिंदगी? आप जैसा नौजवान एक इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान को जरूरत था लेकिन वो आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। देखें मैं, ये जिंदगी आसान नहीं है, आपको बार बार जगह बदलनी पड़ती है, आपकी फैमिली को हरासा किया जाता है। मेरे घर को सील कर दिया गया, मेरे घर को तोड़ दिया गया, इससे पहले मेरे कारोबार को सील कर दिया गया था। मेरे वालिद साहब जो एक बुजुर्ग हस्ती हैं, उनको 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया, धमकियां दी जाती हैं फैमिली को भी, मुझे भी। ये आसान नहीं है। और आप यकीन माने कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद जेल ज्यादा आसान है, क्योंकि पार्टी की भी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इस नाजुक मरहले के ऊपर। जितने भी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन के मामला, इलेक्शन कमीशन के लीगल केसेस, प्रोटेस्ट के मामला। बहरहाल खान साहब की बड़ी सख्त हिदायत है मुझे और चंद और लोगों को कि आपने पीछे से बैठ के पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है और पार्टी के सारे मामला को आपने मैनेज करना है, और अभी आपने गिरफ्तार नहीं होना। जिस दिन भी खान साहब का पैगाम आया कि भाई अब आप निकल के अपनी गिरफ्तारी रिस्क कर सकते हैं, तो यकीन माने कि हम 24 घंटे भी इंतजार नहीं करेंगे और हम बाहर निकल आएंगे। और अगर गिरफ्तार या सरेंडर करना होगा कोर्ट को तो वो भी कर देंगे। बट ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है। जिस दिन इमरान खान साहब का मुझे पैगाम आएगा, अभी तक तो उनका यही पैगाम है
कि आप पीछे बैठ के ये सारी चीज़ों को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें और पार्टी मामलात को देखें। लेकिन ये ज़िंदगी आसान नहीं है। जो आप मैं आपको बताऊं, ये ज़िंदगी इस तरह जिस तरह हम जी रहे हैं, 8-9 माह से 10 माह हो गए, मैं तो अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखी, अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। तो ये इसमें और बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं इस तरह रहने में। तो ये इट्स नॉट इजी। लेकिन बहरहाल जो व्हाट हैज़ टू बी डन। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ ये है जो हमें मोटिवेट रखती है कि हम दिन ब दिन अपने हदफ के करीब आते जा रहे हैं। और देखें ना, एक वक्त ये 9 मई की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 9 मई के बाद हमारी पार्टी के लिए क्या टारगेट रखा गया था। टारगेट ये रखा गया था कि जनाब आपने हर सूरत पार्टी को डिसबैंड करना है, आपने पार्टी का बयानिया किल करना है, इनके लोगों को, इनका कोई टिकट लेने वाला ना बने। आज सूरत हाल है कि हम पार्लियामेंट में और 2 सूबों के अंदर सबसे बड़ी जमात है। और अगर फॉर्म 45 को हम देख लें तो फॉर्म 45 के मुताबिक हम पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से जीते हैं। और आज हमारा बयानिया हर जगह गूंज रहा है और सच जो है वो अयां हो चुका है। तो उस सूरत हाल से इस सूरत हाल तक हम पहुंचे हैं, तो ये अल्लाह ताला का बहुत करम था और हमारे वर्कर्स की आप और लीडर्स की बहुत ज्यादा अमान साहब, कुर्बानियां थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ है जो हमें मोटिवेटेड रखती है। आप लोगों ने कोई पैगामात भेजे पावर कॉरिडोर्स को, एस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर एंगेज करने के लिए, गुफ्तो शनीद के लिए, बातचीत करने के लिए कोई पैगामात, कोई गुफ्तगू इस दौरान, कोई मैसेज एक्सचेंज हुए? कोई पैगाम नहीं हमने भेजे। हमने सिर्फ और सिर्फ अवाम को ही पैगाम भेजे हैं। हमारा राब्ता सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।